हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की जो हमारी फ्यू मिनट सीरीज है, आज हम बात करेंगे कि सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर इन्होंने आपके आईपीओ से रिलेटेड कुछ नॉर्म्स हैं जिन्हें और ज़्यादा टाइटन कर दिया है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो बेसिक से जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए, क्या होने चाहिए कि पहली बात तो क्यों किया, ठीक है जी, वाई। सेकंड बात कि कब किया, तो वो तो ऐसे पहले ही बताते हैं कि लास्ट मंथ ही, आपके मंथ एंड के दौरान ही इन्होंने प्रेस रिलीज की है, और क्या क्या चेंजेस वहां पर रखे गए हैं, व्हाट आर द चेंजेस। तो बेसिक सी अगर हम बात समझने की कोशिश करें आईपीओस के ही बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की कंपनीज क्या कहती हैं कि हमें पैसा रेस करना है। अब वो बैंक से उधार नहीं लेना चाहते, तो वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी को मार्केट में लॉन्च करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के एक प्रोसेस के थ्रू वहां पर लॉन्च करते हैं, जिसके चलते वो मार्केट से पैसा वहां पर रेस करते हैं, ठीक है जी। तो लास्ट ईयर अगर हम बात करें 2021 आईपीओ से भरा हुआ साल रहा था। 60 से ज्यादा आईपीओ वहां पर लॉन्च किए गए, और जिसमें 1 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा वहां पर पैसा रेज किया गया था, ठीक है जी। अब क्या ऐसी जरूरतें आई कि सेबी को लगा कि जो नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन्हें और ज्यादा स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या जरूरत फील हुई सेबी को। कि पहली बात तो लॉस मेकिंग आईपीओ वहां पर विटनेस किए गए। काफी ऐसे आईपीओ थे जहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उन्हें काफी ज्यादा लॉस बियर करना पड़ा, ठीक है जी। अब उसमें क्या दिक्कत आ सकती है, क्यों लॉस बियर करना पड़ सकता है, कि कुछ जो लिस्टिंग प्रोसेस है उसमें लूप होल्स वहां पर रह गए, कि जो स्टार्टअप्स थे उन्होंने ये चीज भी देखी कि बुलिश ट्रेंड आपका लास्ट ईयर विटनेस किया गया है मार्केट्स में, कि क्यों ना इस टाइम मार्केट को वहां पर मार्केट में अपने कंपनी को लॉन्च किया जाए, जिसके चलते ज्यादा पैसा वहां पर इकट्ठा किया जाएगा। तो उसमें जो उनका प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक है, रेगुलेटर ने उस तरीके से उस पर इतने अच्छे से चेकअप नहीं किया, ठीक है जी। तो इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया जा चुका है, और उसके आधार पर जब स्टार्टअप्स ने वहां पर अपना इस तरीके का आईपीओ लॉन्च किया तो उसमें लॉस देखा गया, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा, ठीक है जी। फिर उसके अलावा जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने वहां पर अपनी पोजीशन जब एग्जिट की, तो उसमें काफी आपका इस तरीके का डाउन ट्रेंड देखा गया। जैसे कि हम जोमेटो के ही बारे में बात करें तो अराउंड 8.8% का वहां पर डिक्लाइन आया था, एक डाउनग्रेड आया था वहां पर उनके मार्केट में, कि जब आपके एंकर इन्वेस्टर्स ने 30 दिन बाद वहां पर बाय आउट कर दिया था, मतलब अपने शेयर्स वहां पर बेच दिए थे। वैसे ही जो आपका 197 का है, जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, तो वहां पर भी देखा गया कि उस तरीके से आपका डाउन ट्रेंड देखा गया था कि जब एंकर इन्वेस्टर्स ने वहां पर अपनी पोजीशन को एग्जिट किया। तो इन सभी चीजों के चलते वहां पर सेबी ने डिसाइड किया कि कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत है यहां पर, ताकि इस तरीके की चीजें फ्यूचर में अवॉइड की जा सकें, ठीक है जी। अब क्या नए रूल्स और रेगुलेशंस थे, अब उन्हीं के बारे में बात करते हैं। कि सबसे पहले कि अब जो कंपनी वहां पर अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है, ऑब्जेक्टिव हमें पता है, पैसा उन्हें वहां पर, बेसिक सी बात है कि अपना पैसा वहां पर बढ़ाना है, रेस करना है, लोन नहीं लेना चाहते, इसलिए आपके वहां पर आईपीओ लॉन्च किए जा रहे हैं। अब वहां से जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा, किस तरीके से उसकी यूटिलाइजेशन की जानी चाहिए, तो उससे रिलेटेड सेबी ने क्या कहा है अब कि 25% की लिमिट यहां पर रखी गई है, कि जो आपका आईपीओ फंड्स वहां पर आपके रेस किए जाएंगे उसमें से जो 25% है वो आप अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस में यूज कर सकते हैं। कि सपोज कोई कंपनी है 1000 करोड़ वहां पर लॉन्च कर रही है, ठीक है जी, तो वो क्या कर रही है, उसके बाद किसी और कंपनी को वहां पर एक्वायर कर रही है उस पैसे से। तो अब सेबी क्या कह रहा है कि जी नहीं, ये बात ठीक नहीं है, या तो आप हमें पहले इन्फॉर्म कीजिए इसके बारे में, जब आप आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं उससे पहले इन्फॉर्म कीजिए कि हम अपना जो पैसा रेस करेंगे उससे ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, या तो आप पहले मेंशन कीजिए। बट अगर इस तरीके के अनडिफाइंड एक्विजिशंस रहेंगे तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ 25% ही वहां पर उस पर्टिकुलर अमाउंट को यूज कर पाएंगे, ठीक है जी। अगर आपने पहले मेंशन कर दिया तो आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई जाएगी, आप जितना भी अमाउंट आपके पास है आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं एक्विजिशन पर्पसेस के लिए। फिर बात आती है कि 35% आपका जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए वहां पर इसकी भी लिमिट सेट की जा चुकी है, ठीक है जी। तो इसमें जब भी यूटिलाइजेशन की जाती है फंड्स की, तो पहले क्या होता था कि जो आपके इस तरीके के शेड्यूल कमर्शियल जो बैंक्स रहते थे उनके ऊपर दारोमदार रखा जाता था कि जी हाँ, वो मॉनिटर करेंगे किस तरीके से आपके ये सभी कंपनीज अपने जो आईपीओ फंड्स हैं उन्हें वो यूटिलाइज कर रही हैं। बट अब क्या है, जो आपकी सीआरएस हैं, क्रेडिट रिस्क रेटिंग एजेंसीज जो हैं, बेसिकली अब सीआरएस के ऊपर दारोमदार रखा गया है कि अब वो यहां पर मॉनिटर करेंगे उन सीआरएस जो कि आपकी सेबी के साथ वहां पर रजिस्टर्ड है, ठीक है जी। अब सीआरएस का यहां पर काम है कि वो अब इन फंड्स की मॉनिटरिंग करेगी, कंपनीज किस तरीके से वहां पर अपने फंड्स को यूटिलाइज कर रही है। फिर सेकंड आपके चेंज की बात करें, नए रूल के बारे में बात करें
कि जो कुछ ऐसे प्रमोटर्स और जो शेयर होल्डर्स रहते हैं जो कि कंपनी के साथ पहले से जुड़े हैं, कि स्टार्टअप जब आपका राइज कर रहा होगा तो जिसके दिमाग में आइडिया आया होगा कि ये मेरे को प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वो गए होंगे इन्वेस्टर्स के पास, इन्वेस्टर्स वहां पर कुछ अमाउंट उन्हें पे करते हैं, कुछ अमाउंट वहां पर उन्हें देते हैं, बदले में कुछ शेयर वो कंपनी के वहां पर लेते हैं। तो जो प्रमोटर्स और जो शेयर होल्डर्स हैं जिनकी जो वहां पर शेयर होल्डिंग है 20% से ज्यादा है, तो अब वो जो उनके नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50% ही वहां पर बेच पाएंगे लिस्टिंग डे वाले दिन, उससे ज्यादा वो वहां पर नहीं बेच पाएंगे। ठीक है जी, एक ये लिमिट है। उसके अलावा एंकर इन्वेस्टर्स की पहली बात तो आपको टॉपिक क्लियर होना जरूरी है कि एंकर इन्वेस्टर्स होते क्या हैं। इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं जिन्हें बेसिकली इनवाइट किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप आइए, और आईपीओ लॉन्च होने से एक दिन पहले आपका जो कोटा रखा गया है उसमें से आप अपने शेयर्स वहां पर खरीद सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है बेसिकली कि पहली बात जो रिटेल इन्वेस्टर्स, जो आम जनता है, उन्हें वहां पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि जी हाँ इसमें एंकर इन्वेस्टर्स हो चुके हैं, अब उन्होंने अपने शेयर्स यहां पर खरीद लिए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं इतने नंबर ऑफ शेयर्स, और बेसिकली उनके पास लॉक इन पीरियड का भी रहता है कि पहले 30 दिन का था अब वो 90 दिन का हो गया। किस तरीके से हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट वहां पर जो एंकर इन्वेस्टर्स को लाने का क्या पर्पस है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाया जा सके। ठीक है जी, कि आइए आप भी आईपीओ में पूरे अच्छे तरीके से वहां पर पार्टिसिपेट कीजिए। अब चेंजेस क्या है कि जो लॉक इन पीरियड था कि जितने समय तक वो अपने शेयर्स बेच नहीं सकते वो 30 दिन से 90 दिन कर दिया गया है। किस तरीके से कि जो 50% जो शेयर्स रहेंगे वो 30 दिन बाद बेच सकते हैं और जो बाकी के 50% रहेंगे वो 90 दिन बाद ही वहां पर उसे बेच पाएंगे। ठीक है जी, तो ये एक चेंज है। फिर बात रखी गई है जो प्राइस बैंड वहां पर रखा जाता है। काफी ऐसी कंपनीज देखी गई लास्ट ईयर कि प्राइस बैंड में जो आपका डिफरेंस है वो हार्डली ₹1 का डिफरेंस रखा गया है। तो यहां पर क्या बोला गया है सेबी द्वारा कि जो सीलिंग प्राइस है इट शुड बी एटलीस्ट 105% ऑफ द फ्लोर प्राइस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ताकि थोड़ी और ज्यादा वहां पर अच्छे कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो सके। उसके अलावा अब बात आती है एचएनआईज और एनएनआईज के शेयर्स के बारे में कि जो कि उनके लिए रिजर्व रहते हैं। जैसे कि आपको पता है जो 50% जो आपके शेयर्स रहते हैं जब भी आपके इस तरह की आईपीओ लॉन्च की जाती है तो बेसिकली वो आपके इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए वहां पर रखे जाते हैं, जिसमें आपके एंकर इन्वेस्टर्स भी आ गए। फिर उसमें से जो 35% रहेंगे वो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स, आम जनता के लिए वहां पर रखे जाते हैं। और उसके अलावा जो बाकी के 15% हैं वो आपके हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हो गए या फिर जो आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए उनके लिए यहां पर रखे जाते हैं। ठीक है जी, अब इस 15% का जो क्राइटेरिया है कि जिसका जो एप्लीकेशन की जो अमाउंट रहेगी 2 लाख से अबव रहेगी तो वो आपका बेसिकली एचएनआई और एनएनआई के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है जी, तो अब यहां पर जो 2 लाख से लेकर 10 लाख तक की एप्लीकेशन अमाउंट रहेगी, अब उनके लिए क्या कह दिया गया है कि 1/3 आपके जो शेयर्स हैं जो कि इस 15% को बिलोंग करते हैं तो वो बेसिकली उसमें से 1/3 आपके इस ब्रैकेट को यहां पर दे दिए जाएंगे कि जो इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में यहां पर बेड करेगा। ठीक है जी, तो उनके लिए वहां पर रिजर्व रखे जाएंगे। जनरली क्यों देखा गया कि जितने भी आपके इस तरीके के इन्वेस्टर्स रहते हैं बहुत बड़े बड़े अमाउंट वहां पर आपके एप्लीकेशन में कोड करते हैं, अपने एप्लीकेशन जब सबमिट करते हैं, ठीक, करोड़ों में अमाउंट रहता है कि जिसके चलते जो 2 से 10 लाख की जो ब्रैकेट है इसमें जो आपके इन्वेस्टर्स रहते हैं उनका कोई चांस ही नहीं रहता अलॉटमेंट का। ठीक है जी, तो बेसिकली इसीलिए यहां पर आपके इन्हें भी, ताकि एक फेयर प्ले रहे, ये इंश्योर करने के लिए आपके इनकी रिजर्वेशन यहां पर इन शेयर्स में की जा चुकी है। ठीक है जी, तो ये आपके कुछ चेंजेस हैं जो कि सेबी द्वारा यहां पर लाए गए हैं। आईपीओ से रिलेटेड आपके जो नॉर्म्स हैं उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको यहां पर चीजें क्लियर हुई हूं। तो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम आपके जो भी क्वेरी या कंसर्न रहेगा उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड सिंस प्रीलिम्स का समय नजदीक आ रहा है तो उससे रिलेटेड स्लीपी क्लासेस ने क्या इनिशिएटिव्स यहां पर लिए हैं कि पहली बात तो क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है जिसके कुछ कंपोनेंट्स हैं कि जिसमें अगर आपको लगता है जीएस आपको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है कि आप थ्रू आउट द ईयर आपने करंट अफेयर्स तो फॉलो किया बट जीएस में आपका थोड़ा हार्ड टाइट है तो आपके लिए कोर्स यहां पर अवेलेबल है। ठीक है जी, उसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स का लगता है कि जी हाँ बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं, काफी एग्जाम्स दे चुके हैं कि जीएस तो एकदम तैयार है बट थ्रू आउट द ईयर करंट अफेयर्स के साथ उतना टच में नहीं रह पाए, तो उसमें आपका 12 वीक का कोर्स यहां पर रखा गया है। 1 जनवरी 2021 से आपके जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे वो यहां पर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है जी, उसके अलावा
करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज का यहाँ पर कॉम्बो तैयार किया गया। टेस्ट सीरीज आपको पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिना टेस्ट सीरीज के एग्जाम हॉल में जाना नहीं एडवाइस किया जाता। एक पहले से थोड़ी प्रैक्टिस होना जरूरी है, एफएलटीज देना जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ पर करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज का भी आपको कॉम्बो प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि मेरा नए साल का रेजोल्यूशन है, इस साल का प्रीलिम्स मुझे फोड़ना है, क्लियर करना है, तो मुझे दोबारा से तैयारी शुरू करनी है फ्रॉम द स्क्रैच, तो उसमें आपका जीएस, करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज सभी चीजें इंक्लूडेड हैं। 12 वीक का आपका ये कोर्स रहेगा जिसमें आपकी सभी चीज़ें कवर की जाएंगी। पीरियडिकली आपके लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। सारी डिटेल्स अगर आप देखना चाहें हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहें किसी भी कोर्स से रिलेटेड, आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी हर एक क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।